हेलो दोस्तों। वेलकम टू फिल्म गली। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज माँ की मोहब्बत है। जहाँ एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए दुनिया में किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन अगर वही बच्चे बुरे निकल आए तो माँ पर क्या गुजरती है, ये तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसी चीज से जुड़ी हम आज एक कहानी देखेंगे। फिल्म की शुरुआत में हम केट नामी एक औरत को देखते हैं, जो कि सुबह उठती है और अपने दोस्त को याद कर कर रो रही होती है, जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और केट अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही। वो अकेली ही अपने फॉर्म में रहती थी। उसके पास काफी सारे घोड़े होते हैं जिन्हें वो संभालती है, और केट हॉर्स राइडिंग के लेसन ट्रेनिंग भी दिया करती थी कि घोड़े की सवारी कैसे की जाती है। अपनी दोस्त की मौत के बाद उसने ये ट्रेनिंग देना बंद कर दी थी, जिस वजह से अब उसके पास पैसे कमाने का अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। अब उसे ये पूरा फॉर्म संभालने के लिए पैसों की बेहद जरूरत थी। केट जब फॉर्म में होती है तो उसके पास एक डीलर मिलने के लिए आता है, जिसे केट नहीं बुलाया होता है। तो वो पूछता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तब केट उसे अपने शेड के बाहर लेकर आती है और दिखाती है कि मेरे शेड की छत टूट रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रिपेयर कर दो। तो वो शख्स कहता है कि ये छत तो मैं रिपेयर कर दूंगा, लेकिन इसके $9,000 चार्ज करूंगा। ये बात सुनकर केट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास $9,000 नहीं होते, लेकिन ये ठीक करवाना भी बेहद जरूरी था। इसीलिए वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए जाती है, जिसे वो बहुत पहले छोड़ चुकी होती है। वहां उससे उसकी वाइफ और बेटी मिलती है, और जब वो अपने हस्बैंड से पैसे मांगती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बहुत सारे पैसे दे चुका हूँ, और कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही ज्यादा जरूरत है तो तुम अपने फॉर्म को क्यों नहीं बेच देती, क्योंकि वो फॉर्म अब तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपनी बाकी पूरी जिंदगी अब अकेले ही गुजारनी है। अगर तुम चाहो तो ऐसा कर सकती हो। तो केट कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो फॉर्म मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये फॉर्म मैंने और मेरी दोस्त ने मिलकर बनाया, ये मेरी दोस्त की आखिरी निशानी है, इसीलिए मैं उसे खोना, उसे बेचना नहीं चाहती। तो उससे उसका हस्बैंड उसकी बेटी के बारे में पूछता है, जिसका नाम क्लेयर होता है। इस बात से हमें पता चलता है कि जब उनकी शादी हुई थी तो क्लेयर नाम की एक बेटी पैदा हुई थी। तो केट कहती है कि क्लेयर बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं है, यानी उसकी सोबत बहुत बुरी हो गई है और वो घर में बिल्कुल भी नहीं रहती। ये सुन के उसका हस्बैंड इस बात का इल्जाम केट पर देता है, और साथ ही उसे $9,000 का चेक भी देता है, और साथ में कहता है कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और पैसे मांगने के लिए दोबारा मेरे पास मत आना। केट जब अपने घर पहुंची तो वो देखती है कि क्लेयर उससे मिलने के लिए आई होती है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है और पूछती है कि आज तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो क्लेयर केट का आईपैड मांगती है और कहती है कि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई है और मुझे अपने कुछ ज़रूरी मैसेज चेक करने हैं। तो केट उसे अपना आईपैड दे देती है। यहाँ पे क्लेयर अपने मैसेजेस लॉगिन करती है और देखती है कि एक ड्रग डीलर के काफ़ी मैसेजेस आए हुए होते हैं, जिनमें वो कह रहा है कि मुझे मेरे ड्रग वापस चाहिए। तो यहाँ हम जान पाते हैं कि क्लेयर उसके ड्रग्स चुरा के भाग जाती है। पर अब केट और क्लेयर एक साथ रहते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। फिर अचानक रात को क्लेयर का दोस्त अचानक उससे मिलने के लिए आ जाता है। तो क्लेयर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। तो वो कहता है कि हमने जो चीज़ चुराई है वो उसे वापस लौटानी होगी। अब हमें पता है कि वो ड्रग्स की बात कर रहा था, और वो कहता है कि वो ड्रग डीलर हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और मार डालेगा, क्योंकि वो और उसके लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। केट जब ये सुनती है तो हैरान हो जाती है और आके उन दोनों से पूछती है कि आखिर ये क्या चक्कर है। पर केट उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती और वहां से अपनी दोस्त के साथ चली जाती है। केट जब सो रही होती है तो अचानक से कुछ आवाज सुनती है, और जब वो वहां पर गई चेक करने तो क्या देखती है कि उसकी बेटी घर वापस आ चुकी है, वो भी फुल नशे में। केट उसे इस तरह देखकर काफी हैरान और परेशान होती है, और वो उसे फौरन बेडरूम में ले जाकर सुला देती है। अगली सुबह केट उसे बीच किनारे लेकर गई, क्योंकि वो उससे बात करना चाहती है। तो क्लेयर कहती है कि कल रात के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहती, और वहां से उठ के चली जाती है। उसके बाद केट भी उसके पीछे स्विमिंग करने पानी में चली जाती है। वो दोनों खूब नहाते हैं, मस्ती करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि केट अपनी बेटी से कितना ज्यादा प्यार करती है। जब दोपहर को क्लेयर बाहर होती है तो ड्रग डीलर उससे मिलने के लिए आता है और पूछता है कि बताओ मेरा माल कहाँ है। क्लेयर थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तब क्लेयर अपने दोस्त को देखती है कि जो ड्रग डीलर को वहां लेकर आया होता है। अब ड्रग डीलर फौरन ही क्लेयर और उसके दोस्त को पीटने लगता है। तभी केट वहां पर आकर उसे रोक देती है, और ड्रग डीलर उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी ने मेरा सामान चुराया है, और अगर वो मुझे वापस नहीं देगी तो मैं उसे मार डालूंगा। ये सुनकर केट डर जाती है और ड्रग डीलर को कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करने के लिए जा रही हूँ, समझे तुम। और इस बात पर ड्रग डीलर भी घबरा जाता है और फौरन वहां से चला जाता है।
इसके बाद केट क्लेयर को घर में लेकर आती है, उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, कौन सा है उसका सामान। लेकिन क्लेयर अब भी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं। रात को जब केट अपने घर वापस आती है तो देखती है कि क्लेयर से मिलने उसका दोस्त आया हुआ होता है। ये देखकर उसे बुरा लगा और वो क्लेयर को अंदर लेकर आई और कहती है कि बुरे कामों को छोड़ दो, तुम्हारी सोबत बहुत खराब है और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो क्लेयर कहती है कि मम्मा, मैं अपने दोस्त से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। और क्लेयर कहती है कि मुझे $10,000 चाहिए, कहीं से भी ला के दें, मुझे कुछ नहीं पता। यह बात सुनकर केट परेशान हो जाती है और अपने आप को जाकर रूम में बंद कर लेती है। क्लेयर इतनी बुरी बेटी होती है कि वो अपनी माँ का पीछा करती है और जाके दरवाजे पर कोशिश करती है खोलने की, अपनी माँ को मारने के लिए। जब वो देखती है कि दरवाजा लॉक है और मैं अंदर नहीं जा सकती, तो वो अपने दोस्त को कहती है कि माँ के डॉग को चुरा लो और गाड़ी में डालो, अगर मेरी माँ पैसे नहीं देगी तो मैं उस कुत्ते को मार डालूंगी। ये बात सुनकर केट काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो फौरन भागकर अपने डॉग के पास आ जाती है और क्लेयर भी वहीं आ जाती है और अपनी माँ को पीटने लग जाती है। तभी उसका दोस्त उसे वहां से लेकर चला जाता है और केट अपनी बेटी के इस बर्ताव से बहुत ज्यादा परेशान होती है और रोती है। इसी वजह से उसे रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती। वो ये सोचती है कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा लालची हो गई है और वो सिर्फ तभी आती है जब उसे पैसों की जरूरत होती है। और वो इतनी बदतमीजी करती है और उसे नशे की भी लत लग चुकी थी। वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगले दिन केट से मिलने उसकी एक दोस्त आती है, जिसे देखकर केट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। केट उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर उसकी दोस्त कहती है, ओ माय गॉड, तुम्हारी बेटी तो बहुत बिगड़ गई है। और केट को मशवरा देती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम हॉर्स राइडिंग के लेसन दोबारा देना शुरू कर दो, कि लोग यहाँ हॉर्स राइडिंग सीख लें और तुम पैसे कमा सको। इसके बाद वो दोनों बहुत अच्छा टाइम आपस में स्पेंड करती हैं, दिन में फॉर्म में काम करती हैं और रात को खूब डांस करती हैं, एंजॉय करती हैं और थक के सो जाती हैं। अगली सुबह जब केट उठती है तो वो अपनी दोस्त को देखना शुरू करती है और देखती है कि उसकी दोस्त उसके लिए एक नोट छोड़ के गई होती है। फिर केट फॉर्म में काम करने के लिए चली जाती है। रात को जब केट घर में अकेली थी तब देखती है कि अचानक से उसकी बेटी घर वापस आ जाती है। तो केट उसकी हालत देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके कपड़े खून से लथपथ होते हैं। केट देखती है कि क्लेयर बहुत ज्यादा परेशान है और डरी हुई होती है। तो क्लेयर रो रो कर अपनी माँ को बताती है कि मेरा अपने दोस्त से झगड़ा हो गया था और मैंने उसके सर पर पत्थर दे मारा, जिससे उसकी मौत हो गई, और मेरे कपड़ों पर जो खून लगा हुआ है ये उसी का ही है। ये सुनकर केट पूरी तरह चौंक जाती है और उसकी बेटी उससे कहती है कि माँ, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, मुझे बचा लो। तो केट पूछती है कि अच्छा बताओ, तुमने बॉडी कहाँ रखी है। तो क्लेयर कहती है कि डेड बॉडी मेरी गाड़ी में ही है। केट जब लाश को देखने के लिए जाती है तो देख के उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है और आके अपनी बेटी से कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं यह बात सब संभाल लूंगी। केट इस लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है, क्योंकि वो ये बात नहीं चाहती कि पुलिस उसकी बेटी को पकड़े। केट उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, भले ही उसकी बेटी कैसी ही क्यों ना हो, क्योंकि जाहिर है वो माँ जो थी। फिर केट उस लाश को बड़ी गाड़ी में डालकर झील के पास लेकर आती है, जहां वो अपनी बेटी का फोन तोड़कर सबसे पहले झील में फेंकती है। ऐसा करने के बाद वो लाश को लेकर कश्ती की मदद से झील के बीचों बीच आ जाती है। केट ने उस लाश के ऊपर बहुत से भारी पत्थर बांध दिए थे और वो लाश को नदी के बीचों बीच डुबो देती है। उस लाश को ठिकाने लगाने के बाद केट वापस अपने घर पर आ जाती है, लेकिन इस हादसे से उसका भी दिल घबरा रहा था। तो केट अपनी बेटी के पास आकर उसे समझाने लगती है कि अगर कोई तुमसे सवाल पूछे तो तुमने उसे क्या कहना है। तब क्लेयर उसे पूछती है कि आपने उस लाश का क्या किया। तब केट उसे बता देती है कि मैंने उसे झील के बीचों बीच डुबो दिया। तब क्लेयर केट के साथ ही रहने लग जाती है और कुछ दिन बाद वो अपनी माँ से कहती है कि जब लाश सड़ने लग जाएगी तो वो पानी के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि लाश में हवा भर जाएगी और वो ऊपर तैरने लग जाएगी। ये बात सुनकर केट कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। अब केट को अंदाजा होता है कि अपनी बेटी को पूरी तरह क्लियर करने के लिए उसे ड्रग डीलर के पैसे भी चुकाने पड़ेंगे। इसीलिए अगले दिन वो अपने एक्स हस्बैंड का दिया हुआ चेक ड्रग डीलर को दे देती है और कहती है कि अब से तुम मेरी बेटी से बिल्कुल दूर रहना। क्लेयर जब ये देखती है तो रोते हुए अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है कि आप बहुत ही अच्छी माँ है। अगले दिन सुबह जब केट जॉगिंग करके अपने घर वापस आती है तो देखती है कि क्लेयर अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं है। तो वो पूरे घर को, फॉर्म को छान मारती है, लेकिन क्लेयर उसे कहीं नहीं मिलती, जिससे वो समझ जाती है कि उसकी बेटी फिर से भाग गई है। और केट उसे काफी मैसेजेस भी करती है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता और वो कोई जवाब नहीं देती। फिर केट को याद आता है कि मेरी बेटी ने मेरे आईपैड में लॉगिन किया था और उसकी मदद से वो अपनी बेटी को ट्रैक करने लग जाती है और उसको वो लोकेशन मिल जाती है। और जब वो उस लोकेशन पे पहुंचती है तो देखकर परेशान रह जाती है कि क्लेयर जो अपने दोस्त के साथ होती है अब भी वो जिंदा है और वही दोस्त उसके साथ मौजूद होता है। तो क्लेयर अपने दोस्त के साथ वहां से भाग जाती है, लेकिन केट के दिमाग में अब भी ये सवाल उठ रहा होता है कि अगर उसका दोस्त अब भी जिंदा है तो वो लाश किसकी थी कि जिसे मैंने ठिकाने लगाया था। तो वो इस बात को जानने के लिए अपनी बेटी के मैसेजेस चेक करने लगती है, लेकिन इससे उसे कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता कि जिससे उसे पता लग सके कि वो लाश किसकी थी। अगले दिन वो उसी झील के पास जाती है और लाश को ढूंढने लग जाती है, लेकिन लाश उसे कहीं भी नहीं मिलती। तब वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है
और केट से पूछता है कि आखिर आप इतनी दूर अकेले स्विमिंग क्यों कर रही हैं। तो केट उसे कहती है कि मुझे अकेले स्विमिंग करना ही पसंद है। ये बात सुनकर वो शेरिफ वहां से चला जाता है और एक बार फिर केट लाश को ढूंढने लग जाती है, लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद केट अपने घर आ जाती है और आकर अपने दोस्त के साथ वाली रिकॉर्डिंग को सुनना शुरू कर देती है और रोते हुए सोचती है कि जब मेरी दोस्त जिंदा थी तो मैं कितना खुश थी और अब मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ। इसके बाद वो अपनी दोस्त को कॉल करती है और अपनी बेटी के बारे में सारी बात बताती है और फौरन उसकी दोस्त उससे मिलने के लिए आ जाती है। और वो केट की हालत देख के कहती है कि तुम बहुत ज्यादा परेशानी में लग रही हो, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और केट इस बात पर तैयार हो जाती है। रात को वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो केट के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। तो वो देखती है कि घर के दरवाजे पर वही ड्रग डीलर आया होता है। तो वो ड्रग डीलर से कहती है कि मैं अभी घर पर मौजूद नहीं हूँ, इसीलिए मैं वहां मिलने तुमसे अभी नहीं आ सकती। तो वो ड्रग डीलर कहता है कि तुम कल मुझसे मिलने के लिए जरूर आओ, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि वो किसकी लाश थी जिसे तुमने उसी दिन ठिकाने लगाया था। ये सुनकर केट परेशान हो जाती है और अगली ही सुबह अपने घर आती है, जहां ड्रग डीलर उसका इंतजार कर रहा होता है। तो केट उसे कहती है कि अब तुम मुझे पूरी बात बताओ। तो ड्रग डीलर कहता है कि मैंने $10,000 के ड्रग लिए थे, तो तुम्हारी बेटी और उसके दोस्त ने उन ड्रग्स को चुरा लिया और आगे भी बेच दिया और उसके पैसे मुझे नहीं दिए। इसीलिए उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया ताकि तुमसे पैसे हासिल कर सकें। उन्होंने वो ड्रग जिस आदमी को बेचे थे, उन ड्रग के इस्तेमाल से उस आदमी की मौत हो गई और उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें कोई ना कोई प्लान तो बनाना ही था। इसीलिए उन्होंने ये प्लान बनाया ताकि वो पैसे भी ले लें और इस तरह उस लाश को ठिकाने भी लगा सकें। और कहता है कि वो लाश क्लेयर के दोस्त की नहीं बल्कि नशे के आदी एक आदमी की थी जिसे तुमने ठिकाने लगाया। और उन्होंने जानबूझकर उस लाश को क्लेयर के दोस्त की लाश बताया ताकि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आकर रोने धोने का नाटक करके तुमसे सिंपैथी ले सके। इससे तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी तो बुरी तरह फंस गई है और उसे बचाने के लिए तुम पैसे भी चुका दोगी और उस लाश को भी ठिकाने लगा दोगी। इसका मकसद साफ है कि तुम्हारी बेटी ने अपने मकसद के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है। और कहता है कि वो कितनी बड़ी शातिर है, जैसा उसने प्लान बनाया था ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तुमने अपनी बेटी पर तरस खाकर पैसे भी चुका दिए और लाश को भी ठिकाने लगा दिया। केट को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो ये सोचती है कि उसकी बेटी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो केट ड्रग डीलर से पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ड्रग डीलर कहता है कि मुझे तुमसे और पैसे चाहिए और अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं पुलिस के पास जाकर सारी बात बता दूंगा। असल में वो उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है और कहता है कि इससे तुम और तुम्हारी बेटी दोनों फंस जाएंगे। केट जैसे ही ये सुनती है तो पुलिस को फोन करने के लिए भागती है और ड्रग डीलर उसे पकड़ लेता है और केट को नशे वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो पूरी तरह नशे में आ जाती है। अगली सुबह जब वो नॉर्मल होती है तो ड्रग डीलर को अपने साथ रहने की इजाजत दे देती है और कहती है कि मैं पैसों का इंतजाम जल्द ही कर लूंगी। ड्रग डीलर उससे पूछता है कि आखिर वो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी। तो केट उसे बोलती है कि मेरे पास एक शेड है। अगले दिन वो ड्रग डीलर को अपने फॉर्म के पेपर्स दिखाती है और कहती है कि इस पर $1 लाख का इंश्योरेंस है। तो ड्रग डीलर कहता है कि ये तो बहुत ही कम पैसे हैं और पूछता है कि क्या तुम्हारे घोड़ों पर भी कोई इंश्योरेंस है। तो केट कहती है कि मेरे 2 घोड़ों पर $25,000 का इंश्योरेंस है। ये सुनकर ड्रग डीलर खुश हो जाता है और कहता है गुड हो गया, ये तो बेस्ट है। और कहता है कि हम फॉर्म के साथ साथ घोड़ों का भी कुछ कर लेंगे, जिससे मुझे पैसे मिल जाएंगे और वो पैसे लेकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अभी ड्रग डीलर देखता है कि उसके फॉर्म में एक औरत आई होती है। तो केट कहती है यकीनन वो लेसन लेने के लिए आई होती है। तो केट उसे कहती है कि मैं उसके पास जाती हूँ। तो ड्रग डीलर उसे रोक देता है और कहता है कि रुको, मैं उसके पास जाता हूँ। और उस औरत को वहां से जाने के लिए कहता है। तो औरत उसे देखकर हैरान हो जाती है और हैरत से पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो उस औरत को कहता है कि मैं फॉर्म का केयर टेकर हूँ, रखवाला। और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये बात सुनकर वो औरत वहां से चली जाती है। तो ड्रग डीलर वापस केट के पास आता है और आकर कहता है कि जो औरत आई थी मैंने उसे कहा कि मैं फॉर्म का केयर टेकर रखवाला हूँ, तो याद रखो तुम भी यही कहना। अगले दिन केट बहुत सारी घास मंगवाती है और उसे अपने फॉर्म में सेट करती है, फॉर्म में रख देती है और अपने घोड़ों को भी बांध देती है। और जैसे ही रात होती है केट उसमें आग लगा देती है। ड्रग डीलर जैसे ही ये देखता है तो फौरन अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह वहां पर फायर डिपार्टमेंट वाले आते हैं और आग बुझाने लग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद एक डिटेक्टिव भी आता है और केट से पूछताछ शुरू कर देता है और उसे बताता है कि आपके फार्म में आग जानबूझकर लगाई गई है और हमें वहां से एक लाश भी मिली है। ये सुनकर केट हैरान रह जाती है और कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। तब डिटेक्टिव पूछता है कि अच्छा ये बताएं कि आपके अलावा और यहाँ कौन रहता है। तब केट कहती है कि मेरे अलावा यहाँ पर मेरा एक वर्कर है, लेकिन वो काम खत्म करके कल रात ही यहाँ से चला जाता है। अब ड्रग डीलर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूछताछ के लिए केट को भी डिटेक्टिव बुला लेता है और पूछता है कि वो ड्रग डीलर के बारे में, कि वो काम पर किस तरह से आया। तब केट बड़ी कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो मेरी बेटी का दोस्त था, उसे पैसों की जरूरत थी और मैंने उसे काम पे रख लिया। तो डिटेक्टिव कहता है कि लेकिन वो तो ये कह रहा है कि मैं तो आपको जानता तक नहीं। तो केट कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। और यहाँ हम ये बात जान पाते हैं कि वो ड्रग डीलर को फंसाने की कोशिश कर रही होती है। जब डिटेक्टिव ड्रग डीलर के पास पूछताछ के लिए जाता है और उसे बताता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, और वो कहता है कि एक वो औरत जो कि लेसन लेने के लिए आई थी और जिसे उसने भगा दिया होता है, वो भी उसी के साथ गवाही देती है कि वो वहाँ का केयर टेकर होता है। डिटेक्टिव ड्रग डीलर के पास जाता है और उसे कहता है कि अब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं
और यहाँ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव उसे कहता है कि एक औरत ने भी तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है। ये वही औरत होती है जिसे वो ड्रग डीलर भगा देता है कि यहाँ पर कोई लेसन नहीं हो रहा। और वो औरत भी गवाही देती है कि ये वहाँ पर टेक केयर होता है। और उस औरत को ड्रग डीलर ने ये कहा होता है कि वो वहाँ का केयर टेकर होता है। तब डिटेक्टिव कहता है कि हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है, तुम एक ड्रग डीलर हो और तुमने उस आदमी को ड्रग दिए होंगे और पैसे लेने के लिए उसे यहाँ बुलाया होगा। और जब उसने पैसे देने के लिए मना किया होगा तो तुमने उसे मार दिया होगा और सबूतों को मिटाने के लिए फार्म में आग लगा दी होगी। ड्रग डीलर जब ये बात सुनता है तो वो हैरान रह जाता है और कहता है कि केट मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन डिटेक्टिव ये बात मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि सारे सबूत ड्रग डीलर के खिलाफ होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि केट ने आखिर ये सब किया कैसे। दरअसल ड्रग डीलर जब वहां रह रहा होता है तो केट अपनी दोस्त को सारी बात बता देती है और वो दोनों मिलकर ही ये प्लान बनाते हैं। वो लोग सबसे पहले झील में गए और जैसे तैसे करके वहां से लाश को ढूंढ के बाहर निकाला और लाश ढूंढकर उसे फार्म में ले आए और आग लगा दी। आग लगाने से पहले केट ने अपने सारे घोड़ों को वहां से भगा दिया था ताकि किसी तरह उन्हें नुकसान से बचाया जा सके। केट का मकसद ये सब करके अपनी बेटी को और खुद को बचाना था और ये सब करके उसने सारे इल्जाम ड्रग डीलर पर डलवा दिए। और उसने जानबूझकर उस औरत को लेसन के लिए वहां पर बुलाया था और वो ये बात जानती थी कि ड्रग डीलर का सामना उस औरत से जरूर होगा और फिर ये उस औरत को सबूत के तौर पर ड्रग डीलर के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। अब ड्रग डीलर को सजा के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस केस को यहीं पर क्लोज कर दिया जाता है, जिससे केट और उसकी बेटी बेगुनाह साबित होते हैं। इसके बाद केट इंश्योरेंस से मिले पैसों से अपने फॉर्म को दोबारा से बनवाती है और साथ ही घोड़ों की ट्रेनिंग देना भी शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसे कुछ पैसे भी मिलना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद क्लेयर घर पर वापस आती है और उसे बड़ी शर्मिंदगी होती है। वो रो रही होती है। क्लेयर ये सोच के रो रही होती है कि मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया और मेरी माँ ने मेरा कितना साथ दिया, उन्होंने कितने मुश्किल वक्त से मुझे बचाया और किन किन हालात का उन्हें सामना करना पड़ा। शायद अब उसकी बेटी जिंदगी भर शर्मिंदगी महसूस करे, ये सोचे कि उसकी माँ अब उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। लेकिन माँ का दिल, हो सकता है कि वो उसे माफ कर भी दे, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की। इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने पेरेंट्स की बात को मानना चाहिए, क्योंकि जब हम उनकी बात नहीं सुनते, उन्हें इग्नोर करते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए बेहद मुश्किलात लेकर आती है, जिनके अंजाम बहुत बुरे होते हैं। और इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको एको वैली फिल्म की ये तफसीली एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपके मशवरों और फरमाइशों का हमें इंतजार रहेगा, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक फिल्म गली को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आप ऐसी दिलचस्प कहानियों से महरूम न रहें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी की एक्सप्लेनेशन के साथ, सिर्फ फिल्म गली पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।